कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो प्रकाश संश्लेषण में हम लोगों ने देखा दो प्रकार की अभिक्रियाएं पाई जाती है, जिनमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं थी, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। प्रकाशिक अभिक्रिया मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, अप्रकाशिक मतलब प्रकाश की एब्सेंस में। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रहा था, H2O का अपघटन हो रहा था, H2O टूट रहा था। ठीक है, H2O टूट के H और OH माइनस में टूट रहा था, तो H आगे जाके CO2 का अपचयन कर देगा। अब ये जो CO2 का अपचयन है, H है, CO2 वर्क कर रहा है, तो वो हम लोग आज की अभिक्रिया में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अप्रकाशिक अभिक्रिया। और जहाँ हम लोगों ने उसमें बात की ग्रेना वाले पोर्शन में, तो ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। उन अभिक्रियाओं में हम लोगों ने देखा ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी के साथ में ऑक्सीजन का भी निष्कासन हो रहा था। तो ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी, अब हमें क्या बनाना है, C6H12O6 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो अप्रकाशिक अभिक्रिया की हमने 3 साइकिल देखे, 3 साइकिल में हम लोग C3 है उसको ऑलरेडी पढ़ चुके। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं C4 साइकिल के बारे में। अब जो ये C4 साइकिल है वो सारे पादपों में नहीं पाया जाता। हम लोगों ने देखा C3 है वो सारे के सारे प्रकाश संश्लेषी हरे पादपों में पाया जा रहा था, लेकिन C4 है वो नहीं पाया जाएगा। हम जो ये C4 साइकिल देखेंगे वो भी C4 साइकिल में भी C3 है वो पाया जाता है, तो C3 साइकिल हमारे यहाँ पे भी इंक्लूड रहेगा। वहाँ पे जितने भी ATP और NADPH यूज हो रहे थे वो यहाँ पे भी C4 में भी काउंट होंगे, लेकिन C4 साइकिल में किसी प्रकार के ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि C4 साइकिल यदि सारे पादपों में नहीं पाया जाता तो कौन से पादपों में पाया जाता है। सबसे पहले आप हेडिंग देखिए, यहाँ पे मैंने C4 चक्र लिखा है। C4 चक्र का मतलब हो गया, जैसे हमने C3 में देखा कि C3 में 3 कार्बन वाला प्रथम उत्पाद बन रहा था, उसी तरह से C4 में क्या होगा, प्रथम उत्पाद होगा वो 4 कार्बन वाला होगा। तो 4 कार्बन वाला प्रथम उत्पाद है, उसका नाम हो गया OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद में मैंने लिखा है हेस्लेक चक्र। हेज और स्लेक है, ये 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि जो डिस्कवरी हो रखी थी C4 प्लांट की उस पर री रिसर्च की थी, तो री रिसर्च पे इनका नाम है वो हेस्लेक साइकिल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसको डाई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है। इसमें कार्बोक्सिलेशन है वो 2 बार होगा, जो कार्बन का स्थिरीकरण है वो कितनी बार होगा, 2 बार होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाई कार्बोक्सिलीकरण चक्र कहा जाता है। अब हमने कहा कि भाई ये सारे पादपों में नहीं पाया जा रहा, तो नहीं पाया जाएगा तो किन में पाया जाएगा, ये शुष्क उष्ण कटिबंधीय पादपों में पाया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको यदि राइटिंग दिखाई नहीं दे रही, राइटिंग नहीं समझ में आ रहा, तो आप टेलीग्राम पे पिक्चर है उसको पहले देख लीजिए, साथ में नोट्स है वो लिखते रहिए। ठीक है, उसके साथ में हम बात करते हैं कि भाई क्या है, जो स्लेक की तो बात समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने रीडिस्कवरी की थी। ठीक है, तो मतलब डिस्कवरी वो किसी और ने की, तो डिस्कवरी किन्होंने की, कैप्रिलो और कॉर्टचॉक, ये 2 नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने मक्का और गन्ने की पत्तियों के अंदर C4 साइकिल को सबसे पहली बार देखा था। और OAA के बारे में भी उन्होंने बताया कि प्रथम उत्पाद है वो क्या है, OAA, तो इनका नाम है वो C4 साइकिल रख देना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मक्का और गन्ना है वो दोनों क्या है, एक बीजपत्री पादप है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि भाई C4 साइकिल है वो कौन से पादपों में पाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं अधिकांशतः एक बीजपत्री पादप, लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे कि सारे के सारे एक बीजपत्री पादपों में होते हैं। ठीक है, मक्का एक बीजपत्री है, गन्ना एक बीजपत्री है, बाजरा है, ज्वार है, लेकिन गेहूं भी एक बीजपत्री है, गेहूं के अंदर C4 साइकिल नहीं पाया जाता, तो ये एक्सेप्शन हो गया। अब एक्सेप्शन तो हम बात कर रहे हैं कि अपवाद बायोलॉजी में भरे पड़े हैं। अब भरे पड़े हैं तो यहाँ पे देखिए आप कि कुछ द्विबीजपत्री पादपों में भी C4 साइकिल पाया जाता है, तो वो कौन से हैं, अमरैंथस और यूफोर्बिया, ये 2 साइकिल हैं जो किस में पाए जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे C4 साइकिल के अंदर। ठीक है, प्रथम स्थायी उत्पाद OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन वाला है। ठीक है, अब एक जो नई बात आपको देखने के लिए मिलेगी वो देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे क्रेंच एनाटॉमी, क्रेंच शारीरिकी। क्रेंच का मतलब होता है माला जर्मन में। ठीक है, अब माला के रूप में आप लोगों ने, यदि आप लोगों को 11th क्लास में एनाटॉमी याद है तो आप लोगों ने वहाँ पे पादप शारीरिकी जो है, तो पादप शारीरिकी में जहाँ पे आपने जाइलम, फ्लोएम, जड़ की आंतरिक संरचना, तने की आंतरिक संरचना, पत्तियों की आंतरिक संरचना आप लोगों ने यदि पढ़ी है, तो वहाँ पे ये बात भी थी कि पत्तियों की आंतरिक संरचना में जहाँ आप मोनोकोट के बारे में बात कर रहे थे, एक बीजपत्री पादपों के बारे में बात कर रहे थे,
तो वहाँ 7 पुल, मतलब जो हमारे जाइलम और फ्लोएम है उसको एक साथ 7 पुल कहा जाता है। उसके चारों तरफ माला के रूप में एक 7 पुल, मतलब पुल आच्छद वहाँ पे प्रेजेंट था, बंडल शीथ वहाँ पे प्रेजेंट था। तो बंडल शीथ में भी कोई क्लोरोप्लास्ट है वो पाए जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात किया कि हरित लवक है वो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि पुल आच्छद की कोशिकाओं में भी क्लोरोप्लास्ट है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्रेंच एनाटॉमी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, और उसी के साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा पुल आच्छद कोशिकाएं। तो इन दोनों कोशिकाओं में हरित लवक का पाया जाना यहाँ पे क्या है, क्रेंच शारीरिक की है, माला के रूप में है। तो क्रेंच शारीरिक की 2 प्रकार के हरित लवक, इससे आपको दोनों बात है वो समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक ग्लूकोज बनने के लिए कितने एटीपी चाहिए और कितने NADPH2 चाहिए। ठीक है भाई, ग्रेना भाग है और स्ट्रोमा भाग है, दोनों ने डील कर रखी है कि भाई मैं ग्लूकोज तो बना दूंगा, लेकिन उसके बदले तेरे को इतने सारे क्या देने पड़ेंगे, ATP और NADPH2 देने पड़ेंगे। यह बात हम लोगों ने C3 में भी देखी कि C3 में भी ATP की आवश्यकता थी और NADPH2 की आवश्यकता थी। ठीक है, यहाँ पे आपको मेरे पीछे दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पे मैंने कैल्विन साइकिल दे रखा है। कैल्विन साइकिल C3 साइकिल था जिसमें 18 ATP और 12 NADPH2 है वो यूज हो रखे थे। तो ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसी बात को पढ़ने के साथ में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कितने चाहिएंगे एक ग्लूकोज के लिए, 30 ATP और 12 NADPH2। मतलब NADPH2 वाला मतलब रूल वो सेम ही है, लेकिन 12 ATP है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज होंगे। तो 12 ATP आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको देखना है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश श्वसन नहीं पाया जाता। हम लोग आगे के चैप्टर में जब पढ़ेंगे श्वसन वाला, उसमें हम प्रकाश श्वसन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट एक ही चीज होगी, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम। तो ये 3 ऐसी चीज होती है, इन 3 संरचनाओं में प्रकाश श्वसन पाया जाता है। तो ये जो प्रकाश श्वसन होगा, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, तो उसमें O2 रिलीज होती है, लेकिन C4 साइकिल में यहाँ पे क्या होगी, CO2 रिलीज होगी। अभी मैं आपको जब साइकिल समझाऊंगी तो आप देखेंगे यहाँ से CO2 उत्पाद के रूप में निकल रहा है। अब CO2 उत्पाद के रूप में निकलेगा तो भाई प्लांट अपने साथ धोखा तो करेगा नहीं। प्लांट ये कहेगा नहीं कि भाई मैंने O2 नहीं बनाया तो CO2 ले लो, ऐसा थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। वो CO2 को आगे किस में डाल देगा, पुलाच्छद कोशिका में। तो पुलाच्छद कोशिकाओं में डालने के बाद में वो क्या करेंगे, उसको कैल्विन साइकिल में कन्वर्ट करने का काम कर देंगे। मतलब कैल्विन साइकिल आगे जाके ग्लूकोज ही बनाएगा उस CO2 का अपचयन करने के बाद में। तो यहाँ पे आपको इसे इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि इसमें प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता। अब हम बोल रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय भागों में पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मतलब तापमान है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, और उसी के साथ में हम लोग बात करें कि जल की कमी पाई जा रही है। तो इस तरह से इनके शरीर में ऐसे ही अनुकूलन पाए जाते हैं जिनमें कम प्रकाश और कम पानी और अधिक तापमान में यह इजीली क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो प्रकाश शोषण में नहीं पाया जाता। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ताप के प्रति संवेदनशील रहते हैं। और संवेदनशील भी एक एंजाइम है, जिस एंजाइम का नाम क्या है, PPDK। PPDK है, अच्छा हुआ PK नहीं हुआ, ये PPDK है। ठीक है, तो ये हो गया पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। अब यदि आप लोगों ने पायरुवेट नाम है वो केमिस्ट्री में नहीं सुन रखा, नया नया अभी यहीं पे सुना है, तो आप लोगों को जब मैं श्वसन चैप्टर पढ़ाऊंगी तो श्वसन चैप्टर में हम लोग इस पायरुवेट वर्ड को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि ये भाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान में रखना पायरुवेट फॉस्फेट डिकाइनेज। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे साइकिल के बारे में। तो बच्चा लोग आप लोगों को यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि CO2 कहाँ से आ रहा है, वायुमंडल से आ रहा है। NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन ग्रेना ने करके हमें दे दिया लाइट रिएक्शन की प्रेजेंस में। अब लाइट रिएक्शन की प्रेजेंस में जो बना तो वो ये देखो यहाँ पे 6 CO2 है वो वातावरण से आ गए। अब वातावरण से 6 CO2 आए हैं, तो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में ऐसी क्या चीज है जो CO2 को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो वो क्या चीज है, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो क्या करेगा, उसको कैच कर लेगा कि लाओ मेरे को दे दो CO2, मैं इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देता हूँ। तो इसने ले लिया। ठीक है, अब इसने लिया तो ये कितने कार्बन वाली संरचना है, 3 कार्बन वाली। हम लोगों ने C3 में देखी कितने कार्बन वाली संरचना थी, 5 कार्बन वाली संरचना थी। तो यहाँ पे 3 कार्बन वाली संरचना है, ये हाथों हाथ क्या करेगी, यहाँ
पे इसके साथ में मिलके OAA बना देगी, ठीक है। OA ये रिएक्शन यहाँ पे देखिएगा आप कि इन दोनों के साथ में मिली, 3 कार्बन युक्त क्या था, PEP था 6 और 6 ही क्या है हमारे पास में CO2, तो दोनों यहाँ पे मिलके क्या बना लेंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन वाली संरचना है, 4 कार्बन वाली संरचना है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ NADPH2 यूज होगा, कितने 6 NADPH2 यूज हुए तो बने क्या 6 NADP, ठीक है। तो इन्होंने इसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब मैलिक एसिड कहेगा भाई मेरे को यहाँ रहना नहीं है, मेरे को बाहर जाना है, तो मैलिक एसिड घूमते घूमते कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। मोटे मोटे आपको 4 ही नाम याद रखने हैं, जो यहाँ पे लिखा है PEP एक नाम याद हो जाएगा, OAA एक नाम याद हो जाएगा, फिर मैलिक एसिड और फिर पायरुवेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। मैलिट छलांग मार के कहाँ चला गया, पुलाछद कोशिकाओं में। पुलाछद कोशिकाओं में जाने के बाद में ये क्या होगा, 2 भागों में टूट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलीकरण हो जाएगा। अब डीकार्बोक्सिलीकरण हुआ यहाँ पे, तो जो ये NAD था वो वापस क्या बना देगा, NADPH2, कि भाई तेरा मैंने फालतू में यूज किया, तू वापस तेरा ले ले, ठीक है। तो यहाँ वाला हिसाब है वो वापस क्लियर हो गया, ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई हानि हुई, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैलिक एसिड है 4 कार्बन वाला, ये पायरुविक एसिड और 6 CO2 में टूट जाएगा। तो जो कार्बोक्सिलीकरण हुआ, जो निकल गए कार्बन, तो वो कार्बन का यूज कौन कर लेगा, फिर कैल्विन साइकिल कर लेगा, ठीक है। तो ये पायरुविक एसिड है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होकर यहाँ पे 3 कार्बन वाली संरचना रहेगी। अब इस कार्बन वाली संरचना को वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ 12 ATP चाहिए। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, बाकी सारे के सारे तो हम लोग कैल्विन साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो 12 ATP एक्स्ट्रा है वो 12 AMP बना देंगे। तो ये क्या है, ताप के लिए संवेदनशील। यहाँ पे देखिए PPDK मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपको मोटा मोटी सिर्फ 4 नाम ध्यान में रखने हैं कि फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड था, ठीक है। इसने क्या बनाया है यहाँ पे, हमारे OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसने मैलिक एसिड बनाया, उसने पायरुविक एसिड। तो ये 4 ही नाम है जो घूम फिर के हमने एक साइकिल के रूप में लिखे। अब आप यहाँ देखिए कि ऊपर की तरफ मैंने पर्ण मध्य तक लिख रखा है और यहाँ मैंने पुलाछद कोशिकाएं लिख रखी है। तो यहाँ पे देखिए हरित लवा का वो कैसे होंगे, छोटे होंगे और कम संख्या में होंगे, इनका काम भी कोई खास नहीं है। यहाँ पे हरित लवक बड़े हैं और अधिक संख्या में पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये आगे किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का। कैल्विन साइकिल भी हो रहा है, C4 साइकिल भी हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली कैसे हो गए, हरित लवक बड़े और संख्या में ज्यादा हो गए। ग्रेना विकसित और इसमें ग्रेना है वो अनुपस्थित, ठीक है। अब ग्रेना इधर सुविकसित है, तो ये जितने भाई यूज कर रहे हैं, जितने नखरे आ रहे हैं कि हमें ये चीज भी चाहिए, हमें ये चीज भी चाहिए, ठीक है, उसने ऑर्डर मार दिया कि भाई हमें CO2 प्रोवाइड करवाओ, हमें NADP दो, हमें ATP दो, तो भाई वो सारी की सारी चीजें बनेगी कहाँ, ग्रेना में। ये सारी चीजें उधर प्रोवाइड करवा रहा है, तो यहाँ ग्रेना सुविकसित है, यहाँ ग्रेना बहुत ही कम विकसित है या अनुपस्थित के बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में PS फर्स्ट और PS सेकंड प्रेजेंट है। भाई ग्रेना है, जब चीज प्रेजेंट है तो वो अपना काम तो करेगी, तो ग्रेना है PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों चलाएगी, NADPH2 ATP और O2 का निर्माण भी करेगी। लेकिन ये क्या है, आराम से, भाई हमें कोई काम नहीं करना, बस तुम चीजें ला दो, हम सारा का सारा मिक्स करके आपको ग्लूकोज बना के दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पेप्टेज एंजाइम, मैंने आपको जब अमजी पढ़ा रही थी, ठीक है, खनिज, उस टाइम मैंने लिखवाया था कि कुछ एंजाइम एक्टिवेटर होते हैं, ठीक है। तो Mg था वो पेप्टेज और रूबिस्को दोनों के लिए क्या था, ये एक्टिवेटर का काम कर रहा था। तो इधर PEP है, तो इधर एंजाइम कौन सा होगा, यहाँ पेप्टेज। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, RUBP, तो यहाँ पे क्या है, रूबिस्को एंजाइम। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम, आपसे सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन, और ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके MCQs है वो ज्यादा आने वाले। इन फ्यूचर भी आज जो कोई एग्जाम देंगे तो भी आपको MCQs है उन पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, थ्योरेटिकल आंसर नहीं पूछे जाएंगे। और जो भी आपके C3 साइकिल के बाद में आगे थ्योरी दे रखी है आपको रिएक्शन की फॉर्म में कि भाई इसका कार्बोक्सिलीकरण इससे हो गया, फिर आगे भाई 4 लाइन्स की थ्योरी और दे दी आपके, वो आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जितना सफिशिएंट लिख रहे हैं तो सफिशिएंट इतना ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, वहाँ पे रूबिस्को एंजाइम है वो उपस्थित है। यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन में 2 बार कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है। एक बार तो जो एटमॉस्फेयर की CO2 आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, वायुमंडलीय CO2 है, उसको PEP है वो कैच कर रहा है,
और इधर किसी तरह का कोई ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं कर रहा। यहाँ पे जो CO2 है वो उपापचयी रहेगी, मतलब यहाँ पे रिएक्शन में बनते बनते आई है तो वो उपापचयी है। उपापचयी CO2 को कौन कैच करेगा? RUPP। हम लोगों ने देखा, फिर RUPP ने आगे जाके क्या बना दिया? ग्लूकोज का संश्लेषण कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा का पूरा यहाँ पे क्या कंप्लीट होता है? C4 साइकिल है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ 4 नाम ध्यान में रखने हैं, वो आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 4 नाम याद है तो C4 साइकिल है, बहुत ईजी है, ज़्यादा इसको टिपिकल बनाने की कोशिश करना मत, आराम से अपने नोट्स बना लेना। और जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं C3 और C4 साइकिल के डिफरेंस के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो उसी से पूछे जाते हैं कि डिफरेंस क्या है C3 और C4 पादप में, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।